तो सबसे पहले तो लेट मी टोन डाउन द एक्सपेक्टेशंस अ बिट। 5 साल में रिटायरमेंट अगर आप एम कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब आई वोंट से अनअचीवेबल। Tell me one book if you would like to recommend anybody who is watching the podcast. My first favorite book, Rich Dad Poor Dad थी, and then Psychology of Money. These two are the books that I would recommend all of the listeners of this podcast to. So सबसे ज़्यादा तेज़ अमीर बनने की अगर कोई एक्चुअल में स्कीम है तो वो है कि आप अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाओ। What is the right time to invest? And when you start investing, let's say what is the age I'm talking about? किसकी कितनी इनकम है, उसकी क्या ज़रूरत है, उसके क्या फ्यूचर प्लान्स है, उसके हिसाब से ही मतलब ये रिकमेंड किया जाता What are the 3 things you see to pick the right advisor? है। सी ऑफ कोर्स सबसे पहले तो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, उसका कोई बायस नहीं होना चाहिए। सेकंड, उसका जो इंसेंटिव है वो फीस होनी चाहिए, एक फिक्स्ड फीस होनी चाहिए। अगर मैंने एक छोटा सा, मैंने वैसे बहुत सारे कोर्सेज लिए जो ख़राब गए, लेकिन एक मैंने 500 रुपये का कोर्स लिया था जिससे मेरे को मतलब लिंक्डइन चलाना सीखा, मेरे को ट्विटर Wow. चलाना सीखा, और वहाँ से एक मैं नया बिजनेस बना गया। जो अपस्किलिंग होती है उससे ज़्यादा बेटर कंपाउंडिंग आपको कहीं नहीं मिलती। So according to you, like content creation के 3 takes away. Welcome back to the Last Laugh podcast. आज हमने कनन बहल को इनवाइट किया है. He's the entrepreneur and the founder of FinGrowth Media. He's the perfect example जिन्होंने अपनी स्टार्टअप जर्नी की शुरुआत की थी और 2 बार फेल हो चुके हैं. Yes guys, this is very different from my previous episodes. आज हमने उनसे उनकी पूरी जर्नी के बारे में बात की है और एक ट्रुथ बॉम्ब आपके तरफ फेंका है टूवर्ड्स एआई, कंटेंट क्रिएशन एंड स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स। बट ड्यूरिंग दिस एपिसोड आपको पता चल जाएगा कि वो अपनी कंपनी फिन ग्रोथ बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं एंड द रीजन इज प्योर कंटेंट क्रिएशन। ही इज लिंक्डइन टॉप वॉइस इन फाइनेंस कंटेंट और उनके क्लाइंट्स आरबीआई इनोवेशन हब, ग्रो, फाइनेंस विद शरण और बहुत सारे फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स रह चुके हैं। आई एम वेरी श्योर जिन्हें भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, एआई और फाइनेंस में इंटरेस्ट है, दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू। आई होप आपको ये शो पसंद आए। सो बिफोर यू स्टार्ट द शो, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने अभी भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है। आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट कि आप मुझे सपोर्ट करें और मैं बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए प्रोड्यूस कर पाऊँ। एंड सबसे बेस्ट, आई कैन इनवाइट गेस्ट विच विल बी रियली रियली अमेजिंग विद देयर नॉलेज एंड दे विल मेक श्योर कि आपको हमारे कन्वर्सेशन से बहुत ही ज़्यादा लर्निंग्स मिले। So thank you so much to accept my invitation and come on Last Laugh. You know, इतने short time में आप podcast पे आ गए, बहुत बड़ी बात है. So first question बहुत important है सबके लिए, compounding of money, right? So what is this concept of compounding of money? And tell me one book if you would like to recommend anybody who is watching the podcast कि ये book तो उसको पढ़नी चाहिए to start investing. एब्सोल्युटली। सो कंपाउंडिंग का मतलब जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा नंबर्स के थ्रू ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे सो दैट इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल फॉर पीपल, राइट। सो 100 रुपये पे अगर आपको 7% पैसा मिलता है तो कितना होता है? 7 रुपये। Yeah. अगले साल भी 7 रुपये, Right. फिर उससे अगले साल भी 7 रुपये। सो आपको 10 साल में से 70 रुपये मिलते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ आप जो पहले साल आपको 7 रुपये मिले वो आप 100 रुपये में जोड़ दो और फिर उसको इन्वेस्ट करो तो अगले साल आपको 7 रुपये से थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे। सो 7 रुपये पे 7% और मिल जाएंगे। इट वुड बी, इफ़ माई मैथ्स इज़ नॉट रॉन्ग, शायद 49 पैसे ज़्यादा मिलेंगे, राइट। Right. मज़ा नहीं आया। लेकिन अगर आप इसको 10 साल में देखो तो आपको 30 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। सो आपको 30% ज़्यादा रिटर्न मिलती है, राइट। तो इसी तरीके से 7% पे इन्फ्लेशन कंपाउंड होती है। अगर मैं बात करूँ इक्विटी मार्केट इन्वेस्टमेंट्स की, तो अगर आप सही म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, सही स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, और मैं 12% से उसको मानूँ तो 10 साल में 100 रुपये पे 120 रुपये बनते हैं अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से उसको रखते हैं। लेकिन यही 10 साल में आई थिंक लगभग 2.5-3 गुना के आसपास हो जाता है पैसा, राइट। कहाँ 120, कहाँ 3 गुना पैसा, 2.5 गुना 3 गुना पैसा हो जाता है, 2.53 टाइम्स हो जाता है। सिमिलरली विथ 15% इट गेट्स 4 टाइम्स। अदरवाइज हम बात करें तो इट्स 150 रुपीज़ ऑन 100 रुपीज़, इट्स 1.5। बट कंपाउंड अगर वो होता है तो 4 रुपये होता है। सिमिलरली अगर आप इसको से फॉर एग्जांपल 15%
अगर आपको रिटर्न कंपाउंडेड मिलती है तो हर 5 साल में आपका पैसा डबल होता है। तो अगर जितना ज़्यादा मैं टाइम बढ़ा देता हूँ तो मेरी उतनी ज़्यादा रिटर्न बढ़ती है। सो अगर मैं बात करूँ 5 साल की तो मेरा पैसा डबल हुआ, 10 साल कर देता हूँ तो मेरा पैसा 4 टाइम्स होता है, राइट। अगर मैं इसको 15 साल कर देता हूँ तो 6 टाइम्स नहीं होता, ये 8 टाइम्स होता है। और अगर मैं 20 साल कर दूँ तो वो 8 टाइम्स नहीं 16 टाइम्स होता है। 30 साल कर दूँ तो यही 64 टाइम्स होता है। सो अगर आप कंपाउंडिंग का फॉर्मूला देखो तो दैट इज़ 1 + r होल रेज टू द पार्टी। तो अगर हमने 10th तक मैथ्स पढ़ी है सबने, तो उसमें हमेशा कंपाउंडिंग में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है ना वो टाइम होता है। सो ऑफ कोर्स रिटर्न भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि नेगेटिव रिटर्न्स आपकी कंपाउंड हो रही हो, आपकी पॉजिटिव रिटर्न्स कंपाउंड होनी चाहिए। वो सही इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसमें आप पैसा लगा रहे हैं, एंड फॉर द मैक्सिमम टाइम पीरियड अगर आप उसको लगा सकते हैं देन आई थिंक लाइक इट। सो कंपाउंडिंग आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम्स में ज़्यादा मज़ा देती है। जैसे मैंने वो 49 पैसे का एग्जांपल लिया, शॉर्ट टाइम फ्रेम्स में इसमें मज़ा नहीं आता। तो अगर आप कंपाउंडिंग करना चाहते हैं इक्विटी मार्केट इन्वेस्टमेंट्स का, अगर मैं डेटा निकाल के देखूं तो 90% लोग 5 साल से पहले ही पैसा निकाल लेते हैं। और कुछ एक लोग फोर्स्ड इन्वेस्टर्स होते हैं कि मेरा तो पैसा वोडाफोन में, येस बैंक में 400 रुपये पे मैंने शेयर लिया हुआ था तो मैं अभी रखता हूँ। सो दैट इज़ नॉट कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। आप अच्छे शेयर्स को 5 साल 10 साल तक रख सकते हो, देन इट मेक सेंस। और आपको कितना भी प्रॉफिट हो रहा हो, आपको पता है कि अगर आगे इसमें बढ़ने का पोटेंशियल है, आप उसको इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखते हो, दैट इज़ कॉल्ड पीरियड ऑफ होल्डिंग, patience, and that's how compounding works. And it happens with skills also, it happens with everything. Like if like for example, if I'm in my personal life also, and which we'll discuss in the course of this podcast as well, कि मैंने जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करा, अब ठीक है मेरे को फाइनेंस समझ आता है, थोड़ा बहुत नंबर समझ आते हैं, बट अगर मैंने एक छोटा सा, मैंने वैसे बहुत सारे कोर्सेज लिए जो ख़राब गए, लेकिन एक मैंने 500 रुपये का कोर्स लिया था जिससे मेरे को मतलब लिंक्डइन चलाना सीखा, मेरे को ट्विटर चलाना सीखा, और वहाँ से एक मैं नया बिजनेस बना गया। सो राइट, तो अगर मैंने अपनी फाइनेंस की नॉलेज पे एक हल्की सी राइटिंग की कंपाउंडिंग स्किल ढूंढी और उस पर ऑफकोर्स पेशेंस से मैंने 1-2 साल लिखता गया, तो मेरे को उसके बेनिफिट्स यील्ड हुए। तो जो अपस्किलिंग होती है उससे ज़्यादा बेटर कंपाउंडिंग आपको कहीं नहीं मिलती। सेकंड मैं बोल सकता हूँ इक्विटी मार्केट्स में ज़रूर आपको मिलती है, बट हाँ इसके लिए आपको बहुत पेशेंट होना पड़ता है और बहुत लंबे टाइम पीरियड्स के लिए पेशेंट होना पड़ता है। आई मीन दैट इज़ अ रियली ग्रेट इनपुट। पैसे से कंपाउंडिंग भी होता है, बट स्किल से भी कंपाउंडिंग होता है। स्किल से बहुत ज़्यादा तेज कंपाउंडिंग होती है। एग्जैक्टली। सो देयर आर सो मेनी यंग एंटरप्रेन्योर्स और यू कैन से वर्किंग प्रोफेशनल्स जिनको ये समझ ही नहीं आता कि दे जस्ट वांट टू गो टू अ जॉब जस्ट टू अर्न बिगर सैलरीज। मैंने फैंसी MBA कॉलेजेस में से MBA कर लिया, अब मुझे जॉब लग गई। दे डोंट अंडरस्टैंड द कोर ऑफ पर्सनल फाइनेंस, एंड आई थिंक दिस अ वेरी ग्रेट इनपुट, बिकॉज ये दो चीज़ उनको सीखनी है। वन इज़ द कोर ऑफ पर्सनल फाइनेंस एंड हाउ कैन दे स्टार्ट अपस्किलिंग एंड दे इन्वेस्ट इन द स्किल so much that at the end when you come out of 5 years 6 years down the line, you can get retirement. That is what people say. So this is a very personal question for me to you, right? आपने कौन से एज से शुरुआत की थी अर्निंग, राइट? एंड बिकॉज देर आर सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने बोला रहेगा कि मैंने you should invest in different assets. So what is the strategy you can give it to my viewers? Right, तो सबसे पहले तो let me tone down the expectations a bit. 5 साल में रिटायरमेंट अगर आप एम कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब आई वोंट से अनअचीवेबल, बट थोड़ा सा मतलब मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग। सो 5 साल रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहा। 5 साल अगेन लाइक आई टोल्ड यू इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम। कंपाउंडिंग हैपन्स in not just in a few years or months, it happens in decades, right? Okay. So give it the time of decades, and in fact retirement आप कर भी लोगे 1 साल बाद, आप इतने पक जाओगे, if you are a genuinely passionate person, आप पक जाओगे यार। आपको अभी लगता है कि ठीक है मैं इतने करोड़ कमा लूँ उसके बाद रिटायर कर जाऊँगा, वो प्रैक्टिकली वर्क ही नहीं करता। There are people who get depressed and after 10 years when they realize that they need to get back into a job, or even after 5 years they are rendered unemployable because उनकी वो स्किल सेट मैच ही नहीं कर रही वो बदलती हुई दुनिया से। सो ये तो भूल जाओ कि आपको रिटायरमेंट करके आप सुखी रहोगे। मे बी आप थोड़ा काम कम कर सकते हो अपना,
आफ्टर 5, 10, 15 years. Mm-hmm. बट Very रिटायरमेंट से important. किसी का भला नहीं होता, राइट? आपने बुक्स पूछी थी, तो Right. बुक्स पे मैं बता देता हूँ, वाइल इट इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल टू से राइट नाउ, बट स्टिल आई वुड से माई फर्स्ट फेवरेट बुक एंड विच आई रेड एट द एज ऑफ 14 15 में पढ़ी थी, या शायद 13 साल का ही था मैं तब, Mm-hmm. Rich Dad Poor Dad थी, and then Psychology of Money. These two are the books that I would recommend all of the listeners of this podcast to Mm-hmm. definitely read if they want to start their investment journey. And upskilling की मैं बात करूँ तो upskilling सिर्फ investment में नहीं होती, upskilling आपके career में खुद में भी होती है, right? So जो मैंने writing skills की upskilling की थी या social media समझने की upskilling की थी, वो कोई इन्वेस्टिंग में तो अपस्किलिंग नहीं थी, वो मेरी स्किल्स में थी, मेरी क्या कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स में, एक तरीके से आप समझ सकते हैं अपस्किलिंग Right. थी. मैंने स्टार्ट किया था 19 की एज में. Mm-hmm. मेरे डैड भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है, ही इज Okay. ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो ही टॉट मी व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एंड एवरीथिंग. Mm-hmm. एंड देन विद माई फर्स्ट स्टाइपेंड 15,000 रुपये आई थी मेरी जब मैं KPMG में काम करता था. तो 5,000 वाली स्टाइपेंड से तो नहीं किया था, उसके पहले मैं 5,000 की स्टाइपेंड पे था, उसमें इतने पैसे नहीं बचते. बट हाँ, जब 15,000 की आई तब मैंने पहला अपना स्टॉक वगैरह And what खरीदा age था. you? 19. 19. Okay. Yeah. At the age of 19, I bought my first stock, first mutual fund and everything. Okay. And it's been like now 10 years down the line? नहीं यार, कितने 7 साल हुए हैं. 7 साल. 7 साल. So आपको तब से लेके अभी तक, हाँ. what is the compounding, you know, if you say in I don't know in what terms, but IRR or returns, हाँ, right? so it's very difficult to calculate because you put in money, you extract money, etc. But मैंने कुछ टाइम पहले देखा था तो 23% आई थी. Mm-hmm. बट इतना एक्सपेक्ट करके या इतना बना के कोई वैसे फ़ायदा नहीं होता. माई जेन्युइन एडवाइस इज कि आप अपस्किलिंग पे ही फोकस करो, लाइक आई टोल्ड यू. Mm-hmm. अपस्किलिंग जैसा कंपाउंडिंग मशीन कुछ भी नहीं है. जो पैसा आपका बचता है, गिव इट टू पीपल हु आर गुड एट मैनेजिंग योर मनी, लाइक म्यूचुअल फंड्स के तौर पे आप कर सकते हो. और मैं ये नहीं कहता आपको डायरेक्ट इक्विटी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, थोड़ा बहुत करना चाहिए, बिकॉज यू गेट टू अंडरस्टैंड बिजनेसेस ऑल्सो Mm-hmm. and evaluate companies, which is an important skill in the long run, even if you have to say select between two companies at the time of your employment. अगर आपको लग रहा है कि कोई कंपनी 2 साल में दिवालिया हो सकती है, उसको फंड भी नहीं मिलेंगे और कुछ भी नहीं होने वाला उसका, और वर्सेस अ कंपनी जिसमें ठीक है भले ही अभी लॉस मेकिंग को कोई दिक्कत नहीं, बट इसकी मार्केट सिचुएशन इतनी अच्छी है Mm-hmm. कि इसको फंड रेजिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो देन यू विल बी एबल टू सेलेक्ट बिटवीन कंपनी एंड बी, एंड फंडामेंटल एनालिसिस हेल्प्स यू सेलेक्ट दैट. Right. सो इन्वेस्टिंग इज डेफिनेटली अ लाइफ स्किल विच ऑल ऑफ Mhm. अस शुड नो, बट आप ज़्यादा टाइम उसमें ओवर इन्वेस्ट मत करो इतना इन योर 20s कि आप अपस्किलिंग पे फोकस ना True. करो. The very important question, your journey. I want to know about your journey. आप अभी बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हो and you're actually you know helping many financial institutions for their research work, right? So institutions like Grow, you know, RBI Innovation Hub. So I want to exactly know कि आपको ये clients कैसे मिलते हैं and what has been your journey from you know being a CA going to you know Big Content, Four हाँ. and then leaving that job and starting your own company. So I want to know everything from your end. सो मेरी जर्नी मतलब काफ़ी एक्सीडेंटल सी रही है, Mm-hmm. राइट. सो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना मैं मई 2019 में. उसके बाद मैंने जॉब करी PwC में, बट अच्छा काम अच्छा था, ऐसा नहीं था कि काम बेकार था या कुछ था ना, ऐसे कोई पैसों को लेकर प्रॉब्लम थी कि बहुत कम देते हैं, वैसा कुछ नहीं था. बट किक नहीं आ रही थी, वो कैसे कहते हैं ना, मतलब जैसे कहते हैं किक नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा यार कुछ अपना ट्राई करके देखते हैं. बहुत हिम्मत लगी, एंड इट वाज माय फादर ओनली हु फोर्स मी टू क्विट माय जॉब एंड स्टार्ट डूइंग थिंग्स, राइट. तो उन्होंने बोला कि बेटा आप क्या कहते हैं कुछ अलग करो, मतलब हम तो ये चीज़ें करते ही आ रहे हैं एंड यू डोंट हैव एनी मतलब फाइनेंशियल बर्डन एज सच. तो मैंने कहा ठीक है. तो एक ऐसा सही स्टार्टअप सा आइडिया था. अब मैं अगर रियलाइज़ करूँ तो बहुत इमेच्योर था. तो लगा कि टेक आउटसोर्स करके आसानी से काम बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है और हो जाएगा काम, ऐसे बिलियनर बन जाएंगे हम भी. मतलब तब बिलियनर्स की फ्री हो रही थी, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंस में पापा इतने टाइम से कर रहे हैं. तो बट वैसा होता नहीं है, वो रियलाइजेशन आ जाती है. तो 1 साल काम किया मैंने ऑफलाइन, तो उसमें मैंने पर्सनल फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ सीखा, मतलब ऑन ग्राउंड की क्या बदमाशियाँ लोग करते हैं,
लाइक वो मैंने इंश्योरेंस में सेलिंग वाला एग्जांपल बताया था, दैट वाज बाय वर्च्यू ऑफ माय एक्सपीरियंस ओनली दैट आई सॉ दैट इंश्योरेंस ब्रोकर्स आर डूइंग ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ. एंड डिस्क्लेमर, ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, लोन डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, रियल एस्टेट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब काम मैंने किया हुआ है, तो मेरे पास उसके लाइसेंसेस भी हैं, राइट. सो द थिंग इज़ कि मुझे पता था कि ये गलत चीज़ें हो रही है और इनको सॉल्व करना है, उसकी बहुत बड़ी मार्केट है, ट्रस्ट नहीं है. मैं सही काम कर रहा था, बट प्रॉब्लम ये थी कि वो स्केलेबल नहीं था बिजनेस मॉडल. फिर उसके बाद मैंने एक इन्फ्लुएंसर के साथ कुछ एडटेक पे चालू किया, वो भी नहीं चला. बीच में मेरे साथ एक फ्रॉड हो गया. हाँ, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ का फ्रॉड हो गया, मेरे 25 लाख रुपए डूब गए थे. एंड वो उस टाइम मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी. एंड मेरे डैड के भी उसमें लगे हुए थे. तो फिर अब लगा यार, अब तो सीवी देख के कुछ काम वाम करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे तो बचे नहीं, धंधा चल नहीं रहा. जो दूसरा वो इन्फ्लुएंसर के साथ धंधा डाला था वो चल नहीं रहा. पिछले वाला पता था कि ये कंटिन्यू करके फ़ायदा नहीं है, तो किया सीवी वीवी देखना चालू किया. मतलब फिर लगा नहीं, मैं वो पुराने वाला वापस कर लूँगा, कम से कम उसमें पैसे तो बन रहे थे. बट हुआ क्या, मेरे को एक दिन ICICI सिक्योरिटी से कॉल आया कि आपका हमें कंटेंट बड़ा अच्छा लगता है, आप हमारे यहाँ जॉब कर लो. मैंने कहा यार अभी जॉब तो मैं नहीं करना चाहता, बट अच्छा हाँ, कंटेंट पे पहले मैं जाता हूँ. उससे पहले तो मैंने ना मार्च 2022 में चालू किया था लिंक्डइन पे और ट्विटर पे लिखना. मैं 2023 के फर्स्ट मंथ तक मतलब वायरल होना चालू हो गया था, मतलब एटलीस्ट उस पे तो ट्विटर पे तो हो गया था. और लिंक्डइन पे इट्स बीन अ लीनियर जर्नी कि आपके ग्रोथ होती जाती है अगर आप कंसिस्टेंटली डालते हो. ट्विटर पे बहुत इरेशनल है, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, फिर कभी ऐसे रहेगा, इवन इफ यू आर कंसिस्टेंट. तो वो वाली प्रॉब्लम ट्विटर की होती है, बट दैट्स फाइन. तो वहाँ से मेरा हुआ, तो उन्होंने कहा हमारे लिए क्यों नहीं लिखते, आपकी रिसर्च बहुत अच्छी लगती है हमें. हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो लिखना तो जानता हो बट उसको समझ भी आता हो फाइनेंस. वो तभी कम्युनिकेट कर सकता है रिलेवेंट चीज़ें. तो मैंने कहा नहीं, मैं जॉब तो नहीं कर सकता, फ्रीलांस पे कर सकता हूँ. तो कहते ठीक है, फ्रीलांस पे करते हैं. तो उनसे चालू हो गया. वहाँ पे जो मेरी कंसल्टिंग इनकम थी वो मेरी सैलरी थी 1 साल पहले, राइट. तो एक क्लाइंट से जिसपे मेरे को दिन के 2 घंटे देने हैं, मेरी इनकम वो हो गई. फिर मैं फिज़िक्स वाला के साथ काम करना चालू किया, उनका एक चैनल चालू करना था फाइनेंस वाला. वो किसी रीज़न से मैं मतलब आई लेफ्ट दैट, बट वो भी हो गया. फिर उसके बाद से एक और क्लाइंट आ गया, फिर इकोनॉमिक टाइम्स के साथ मैंने लिखना चालू किया. फिर उसके बाद ग्रो आया, वन फाइनेंस आया. सो ऑल दीज क्लाइंट्स केप्ट ऑन एडिंग एंड अपने आप ये बिजनेस बन गया, राइट. तो आप बोल रहे थे बहुत बड़ी कंपनी है, तो ऑनेस्टली बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बट हाँ विजन वही है कि अगले 3 साल में वापस हम बैठे हैं ऐसे. तो आप बोलो बहुत बड़ी कंपनी है, मैं बोलूँ हाँ बहुत बड़ी कंपनी है. That's great. It's really humble of you. बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, it's obviously, you know, it's subjective. बट मेरे लिए बड़ी कंपनी तब है जब आप एक क्लाइंट को भी अच्छी तरह, you know, if you're giving the services and they are happy, you're happy, it's still a big company. So that, from that perspective, हाँ, मेरे लिए तो बड़ी कंपनी है. Because you have been successfully doing for many companies and I know for a fact कि अभी, you know, you're at a great situation, but how much hustle you have been through. Like आपने भी hustle किया है, 2 कंपनी चालू की, बंद हो गई. And what was your key motivation? Because I'll tell you why. हमने जितने भी मेरे एपिसोड में, पॉडकास्ट में जितने भी लोगों को बुलाया है, somewhere down the line we have seen a pattern. Okay, and the concept of The Last Laugh, which is the channel name, channel हमने इसके लिए चालू किए थे, we call such entrepreneurs who were, you know, somewhere down the line they were not doing great. They had high aspiration कि हम billionaires बन जाएंगे, ये वो. They started, they failed, right? They went for investment. Investors laughed at them, saying कि क्या ये कैसे कर लेगा, scalable model नहीं है, blah blah blah. They got rejected, but they still proved themselves, and आज वो अच्छी situations पे है. So the whole channel concept is matching with something which you are actually, you know, also telling. So going in depth, आपने बोला कि आपके पापा ने आपको सिखाया कि how to invest in stock, right? Not everybody knows stock market. Not everybody's father is in the stock market, right? तो according to you, अगर मुझे स्कूल में personal finance सीखना है, right? So and not at the age of what 12 or 15, we understand how companies work. What is basically, you know, balance sheet and what is income and expense. How do you make sure at that age, right, you actually understand personal finance? So how to start that journey?
Right. So, like I told you, with the books, Books. you can start. Okay. And then it doesn't have to be a very stressful journey कि मेरे को दिन में 4 घंटे या 2 घंटे देने ही देने हैं. Just make it a habit. Like there's some good journals out there in the market, like ET Wealth आप पढ़ सकते हो. ET Wealth. Okay. Weekly basis पे. Then social media पे I wouldn't say social media पे rely करो. There's some genuine creators, there's some who are not genuine. So don't blindly rely on what someone is writing. Even in the newspapers, उसमें भी कभी कुछ I would say नॉट सो जेन्युइन चीज़ें छप जाती हैं. मतलब आपको ऑप्शंस में ट्रेड करने को बताया जाता है, साइक्लिकल स्टॉक्स में डालने को बताया जाता है. दैट इज़ नॉट समथिंग विच कैन बी यूजफुल फॉर द बिगिनर. बट आप पढ़ो, इम्प्लीमेंट करने से पहले या इतना पैसा लगाने से पहले कि आपको उससे फ़र्क पड़े, आप पढ़ो. गेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन. हैव अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो विलिंग टू लर्न. एंड विद द मतलब मैं नहीं कहता मेरे को पढ़ो या किसी और क्रिएटर को पढ़ो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा. आपको जो सूट करता है आप समझो पहले क्या गलत है क्या सही है. आपको जो सूट करता है आप अपने आप से उन लोगों को डिस्कवर करो सोशल मीडिया पे, या फिर क्या कहते हैं बुक्स की फॉर्म्स में बहुत अच्छी अच्छी बुक्स और भी आती हैं. आप उस तरीके से समझो कि कौन से बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, कौन से आपको मेथड्स अप्लाई करने चाहिए इन योर जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग. गॉट इट. कोविड में हुआ था ये कि एवरीबडी वाज जॉबलेस, राइट, एंड एवरीबडी हैड टू ऑप्शंस. वन इज ऑब्वियसली डू अ कोर्स, एंड दैट वाज edtech which was booming, and pharma was booming. But eventually there was another industry which was booming, that is cryptocurrency and stock market, right? So investments. So financial services being the crux of the economy of the country, right? ये हो जाता है कि everybody feels कि investment जब compounding हो जाती है, investment से returns आना चालू हो जाते हैं, तो उन लोग अपना कोर भूल जाते हैं कि मैं इससे इनकम चालू किया था मैंने. लाइक दिस वाज माय कोर ऑफ द बिजनेस, राइट? इज इट राइट टू से कि मैं कोर बिजनेस भूल के अगर मैं वो सब बंद करके बिकॉज ऑफ द मॉडर्न टाइम्स कि अगर मैं आज बैग्स बेच रहा हूँ या बॉटल बेच रहा हूँ और मैं अच्छा खासा कमा रहा था, बट इवेंचुअली अब टाइम डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, रिसेशन आ रहा है, सो आई बेसिकली स्टॉप एवरीथिंग, पुट दैट टेक दैट मनी and put it into stock market or put it into investments or assets, right? So would you advise that? Because there are so many influencers, right? Or as you said rightly, and this is what my next topic should be, abhi there are many regulations around influencers, so I want you to throw a light on that. राइट. तो आपने जैसा कहा कि रिसेशन आ रहा है तो मैं धंधा बंद करके स्टॉक मार्केट में लगाया था. तो पहली बात, स्टॉक मार्केट रिसेशन में तो चलती नहीं है, वो डूबती है. सो अगर आप रिसेशन में अपना धंधा बंद कर रहे हो और फिर पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर अ डबल वैमी, राइट? सो दैट शुड नॉट बी द केस. आइडियली आपको अपना धंधा ही करना चाहिए, या वो धंधा करना चाहिए जो आपको लगता है कि आगे जाके आने वाले टाइम्स में चलेगा. जैसे आप भी AI कंसल्टिंग का करते हो, बिकॉज यू हैव दैट कन्विक्शन दैट AI will work in the long run, right? And it makes you money. Right. And even if it doesn't for now, then it will definitely make 1, 2, 3, 4, 5 years down the line, and it will make you a lot of money, right? That's why you're doing this business. So do that kind of business. Active income, passive income में फ़र्क है. लोग इतना ज़्यादा passive income पिछले 3 साल में इतना शोर क्रिएट हो गया कि passive income पे लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और active income में उस पर ध्यान ही चला गया है. So सबसे ज़्यादा तेज़ अमीर बनने की अगर कोई एक्चुअल में स्कीम है तो वो है कि आप अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाओ. Okay. How do you make your salary grow from 50,000 to 1 lakh, 1 lakh to 2 lakh, 2 lakh to 3 lakhs? Okay. That is where the magic lies. आपको क्या लगता है कि 50,000 रुपये आज एक स्टॉक में आप पूरे, तो पहली बात तो जो 6 लाख रुपए कमाता है साल के, वो साल भर में कितना बचा पाता होगा आज की डेट में अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद को ही सस्टेन करने की हैं तो? जीरो. 7 लाख हो गया तो शायद 50,000 60,000 और बचा लेगा. राइट. 50-60 हज़ार अगर आप बचा भी लेते हो, वो मार्केट में कितना हो सकता है एक साल में? मतलब आप बहुत ज्यादा लकी हो गए तो भी अकॉर्डिंग टू द इंस्टाग्राम रील्स योर कंपाउंडिंग CAGR इज अराउंड 1200% इन लास्ट 10 years. वो यार 1-2 स्टॉक्स की होती है और स्टॉक मार्केट में 7,000 स्टॉक्स होते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन गेट टू दैट स्टॉक? और किसी को अगर लगता है कि मैं वो प्रोबेबिलिटी निकाल के 50,000 से 1200% कमा लूंगा तो उसको एक साल बाद पता चल जाएगा कि क्या होता है. ठीक है, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा. बहुत लकी हो गए तो 100% कमा लोगे. कितना कमाया पूरे साल में? 50,000 रुपये. लेकिन मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि आप 7 लाख रुपए की इनकम से आप अपनी अपस्किलिंग पे फोकस करते हो, आप जॉब में ही या तो अपने एग्जिस्टिंग कंपनी में उनको इतनी वैल्यू आप अगर अपनी कंपनी में 7 लाख की सैलरी से आप उनको अगर 70 लाख की
सेल्स प्रोवाइड करवा पा रहे हो जिसमें उनको 50 लाख 40 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या उनको दर्द होगा 7 से आपकी 14 लाख सैलरी बढ़ाने पे? द आंसर इज नो. अगर उनको दर्द होगा तो साथ में किसी और को दर्द नहीं होगा जो उनका कॉम्पिटिटर होगा आपको 14 लाख की सैलरी पे उठाने पे. तो आप अपनी अपस्किलिंग बेटर करो ना यार. 7 लाख से 14 लाख सैलरी आप बढ़ाओगे, 7 लाख पे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप एडिशनल 100% अपनी सैलरी पे जंप ले सको. लेकिन स्टॉक मार्केट में आप 50,000 रुपये बचा के भी 50,000 ही कमाओगे ना. सो पैसिव इनकम कम सेकेंड. फर्स्ट ऑफ ऑल योर फोकस हैज़ टू बी ऑन एक्टिव इनकम. तो सबसे पहली तो चीज़ यही है कि लोग कोर मिस कर जाते हैं, क्रक्स मिस कर जाते हैं कि आपको एक्टिव इनकम बढ़ानी है. स्टॉक मार्केट में आपको पैसा लगाना है, सी अगेन आई एम टेलिंग यू, इट हैज़ टू बी an activity which is not stressful. If it is giving you stress, don't do it. Rely on good mutual fund managers. We can talk on how to select mutual funds as well. Right? तो हम उस पर भी बात कर सकते हैं. But इतना ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, मेरे को 50 साल की एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है, मेरे को 200 क्वार्टर के कॉन कॉल्स सुननी है. वो नहीं करना होता. आप फंड मैनेजर पे रिलाई करो ना, विद अ वेरी मिनिमल फीस. अगर आप 50,000 रुपये भी लगाते हो, 500 रुपये से कम की फीस में आपको वो फंड मैनेजर्स आपके लिए पैसा मैनेज कर सकते हैं. सो इतना सस्ता फंड मैनेजर कहाँ मिलता है? कहीं नहीं मिलता, राइट? सो म्यूचुअल फंड्स आर एक्चुअली डूइंग मैजिक, बट ऑफ कोर्स यू नीड टू सेलेक्ट द राइट काइंड ऑफ फंड्स. राइट, अमेजिंग. सो ऑन गोइंग दैट, राइट, मैं अभी बहुत सारे कॉलेजेस में आई एम गोइंग फॉर वेबिनार्स एंड सेमिनार्स, एंड द फर्स्ट थिंग विच आई टॉक अबाउट इज टू थिंग्स. वन इज आगे 5 साल में कौन सी इंडस्ट्रीज अच्छी चलने वाली है, आइडेंटिफाई दैट, बिकॉज वो इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा जॉब होगी. इफ़ यू सीन बैक इन कोविड, राइट, if you do a, let's say, MBA, because there are so many people who come to me and say, can I do a MBA in this, MBA in that, like MBA in aviation, MBA in hospitality. अगर आपने 2018-19 में किया रहता, maybe you'll not get so many options for the job, right? Because that time COVID was really stressful. But eventually, if you would have done a job like MBA in something like marketing analytics, data science, right? Today ML and AI, then definitely that upskilling will be compounding today. So eventually finding the right industry for next 5 years is very important. कि ये 5 इंडस्ट्रीज चलने वाली है, यहाँ सबसे ज़्यादा जॉब है. अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो ये इंडस्ट्रीज में you really need to target the job description and you actually upskill in that. So that's the answer towards upskilling, right? So this is a basic question है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? मैं डेटा साइंस करूँ, मैं AI करूँ, अभी तो डिजिटल मार्केटिंग भी चल रहा है, अभी कंटेंट क्रिएशन भी चल रहा है. अभी ये 4 में से मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? Right, so I'm just saying कि out of all the options, right, select something which is very close to your heart, which you understand faster and you're best at it, and keep doing that again and again, and once you have achieved the the class at it, right, people will come to you and they will pay you more, or they will basically tell you to, and you will only feel कि मैं company start कर लेता हूँ, right? So this is something which I always tell my learners in my classrooms, right? Now second is also on a question which is very important, as we talked about influencers, right? मैंने अभी कहीं तो I don't know रील और कहीं तो पढ़ा था कि अगर आप 22 years के हो and if you're earning 20,000, right, by the age of maybe 40, right, you'll be getting 8 crores. So again, it's a compounding question only, but eventually मेरा question आपसे ये है, what is the right time to invest again? And when you start investing, let's say what is the age I'm talking about, how much you should invest, right? Because obviously there is a ratio कि your disposable income का कुछ ratio होगा, उतना आप invest करो उतना जितना आपका expense है. So if you can just give a heads up there. See, ये एक बहुत फैक्ट स्पेसिफिक और केस स्पेसिफिक एक्सरसाइज है कि किसकी कितनी इनकम है, उसकी क्या ज़रूरत है, उसके क्या फ्यूचर प्लान्स है, उसके हिसाब से ही मतलब ये रिकमेंड किया जाता है. सो इट इज़ आइडियली रिकमेंडेड दैट यू कंसल्ट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन. But thumb rules actually don't work in real life, so I wouldn't want to quote them as well कि 50% needs पे, 30% wants पे, 20% save. That doesn't work in real life. What if you're staying with your parents and what all you're saving is 90%? Then why not invest that? But again, I'm saying कि upskilling में investment सबसे ज़्यादा important है. Of course, आपके future goals के लिए भी investment ज़रूरी है. Like retirement can be a future goal. Saving for your marriage or your car or your home can be exactly critical goals. तो आपको उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि अगर मैं आज की डेट में बैठा हूँ और मेरे को
से 10 साल बाद घर लेना है, आई डिसाइड दैट आई विल सेव फॉर द डाउन पेमेंट इन द नेक्स्ट 10 years ऑफ माई लाइफ, देन आपको कहाँ पैसा लगाना है, कितना लगाना है, वो आपको एक्सेल कैलकुलेटर पे देखना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस अमाउंट इज 1 करोड़, कि आपको 10 साल बाद आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड बोल रहे हो कि मेरे को 1 करोड़ चाहिए, तो आपको आज कितना पैसा लगाना पड़ेगा म्यूचुअल फंड्स में. से फॉर एग्जांपल अगर म्यूचुअल फंड से स्टॉक मार्केट से आपको 15% रिटर्न मिलती है, तो आपको 15,000 के आसपास की SIP करनी पड़ेगी फॉर द नेक्स्ट 15 years, सॉरी नॉट 10 years, राइट. तब आपका 1 करोड़ रुपया बनता है. सो अगर ये 2 करोड़ आपको सेव करने हैं तो ये 30,000 हो जाता है. 3 करोड़ करने हैं तो ये 30,000 हो जाता है, ओ सॉरी 45,000 हो जाता है, राइट. सो इट वर्क्स लाइक दैट. अब मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि आप उस चीज़ पे इतना मत फोकस करो, आप फोकस करो कि आप अपनी एक्टिव इनकम किस तरीके से बढ़ा सकते हो. फिर ऑल दीज थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. मतलब आपकी जो सेविंग्स हैं, दे विल, आपकी जो इंक्रीज इनकम पोटेंशियल होगा, एंड इफ यू आर नॉट टू मच इनटू लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, देन ऑल दीज थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स ऑन देयर ओन. आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं होगी. सो फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. अगर से फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आज 26 साल के हो आप, और आपको AIML में से US से जाके या इंडिया में कोई कोर्स करना है, जिससे आपकी सैलरी अगर अभी 15-20 लाख रुपए है तो वो 1 करोड़ हो सकती है. लेकिन आपने तो किसी इन्फ्लुएंसर की बात सुन ली कि मेरे को तो घर लेना 10 साल बाद, तो मैं तो आज पैसे सेव करूंगा, वहाँ मुझे पैसे देने पड़ जाएंगे EMI की जेब से, तो मैं नहीं करूँगा. दैट इज़ अ सब पार डिसीजन, राइट. सो हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए. हमें पूरा मतलब एक एडवाइजर से एक्चुअली कंसल्ट करके लेना चाहिए. वो भले ही कितना 2,500, 5,000, 10,000 रुपये ले लेंगे, तो आपकी जेब से कुछ जाने नहीं वाला. आप अपने जीवन काल में करोड़ों रुपए कमाने वाले हो, राइट. बट ये जो एक एडवाइस है, अगर आपको कोई एडवाइजर दे सकता है और आपको खुद पता है कि मेरी अपस्किलिंग से पैसा बढ़ सकता है, देन इन दैट केस मेक श्योर दैट यू कंसल्ट अ गुड एडवाइजर एंड फोकस फर्स्ट ऑन अपस्किलिंग. Got it. That's there. Wow, that's something new to me, because when you said, right, thumb rule चलता नहीं है, it is like a busting a bubble. क्यों मैंने जब when I was started earning, that time you did not had family responsibility or something like that. मुझे बोला गया था कि 85% of your income you should invest. 15% आप अपने लिए रख सकते हो एक्सपेंस के लिए, अगर आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, right? Obviously, if your responsibility increases, then obviously your savings decreases. So, but the thumb rule which I got to know was कि यश 85% इन्वेस्ट करना ही है, सो 85% तुझे सेव करना है. और मुझे ये बताया गया था कि म्यूचुअल फंड है, गोल्ड है, होम लोन लाइक होम है, राइट. यू कैन एक्चुअली डिवाइड इन सच अ वे दैट अगर एक क्लास बंद हो जाता है तो दूसरा क्लास सेव्स योर सेविंग्स. So that is a core, I think, which every mutual fund advisor or investment advisor would give, right? Second, now when you talked about house loan, right, home loan, so this is a very important thing. Should you buy home today in the cities like obviously metro cities? Because it's a controversial question again. कुछ लोग बोलते हैं कि आपको buy करना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं buy नहीं करना चाहिए, rent it out. So what is your point of view on that? And because according to me, right, if you ask me, मेरे लिए तो obviously in cities like Mumbai and metro cities वहाँ तो घर buy नहीं करना चाहिए. But there are cities which are outskirts which are growing, right? You should invest there. This is my point of view. I want to know about you. So investment अलग है, self consumption अलग है. हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? Okay, so let's talk about self consumption first. Right. So इन्वेस्टमेंट है तब डिसीजन है ना कि मेरे को मुंबई में लगाना है या मेरे को सूरत में लगाना है, राइट. अगर हमें पैसा अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए लगाना है, मैंने रहना मुंबई में, तो मैं सूरत पे किसी और को रहने के लिए थोड़ा ना वहाँ पे घर लूँगा, राइट. सो इफ इट इज सेल्फ कंजम्पशन तो फिर तो मेरे को मुंबई में लेना पड़ेगा, राइट. नाउ द थिंग इज वी नीड टू कंसिडर बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट, राइट. मैं आज की डेट में घर क्यों नहीं खरीदता? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला रीज़न तो यही है कि मेरे मम्मी पापा के पास एक नहीं कई सारे घर हैं, राइट. ओके. तो मेरे को डर ही नहीं है कि मेरे पास फॉल बैक प्लान के हिसाब से घर तो है भाई, ठीक है. मेरे पास वो भी है, मेरे मम्मी पापा की इनकम भी सॉर्टेड है, वो मेरे से पैसे नहीं मांगते, राइट. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मी. तभी मैं रिस्क ले पाया लाइफ में. अब कोई बंदा जिसके पेरेंट्स उस पर डिपेंडेंट है, जिसका कोई घर नहीं है, उसको डर लगता है कि मतलब एक तो कुछ फॉल बैक प्लान के लिए होना चाहिए ना घर. तो उस चीज़ के लिए अगर कोई घर लेता है तो मैं उसको गलत नहीं बोलता. ऑफ कोर्स आप पहले ये सोच लो कि आपको क्या इसी सिटी में अगले
10-20 साल रहना है तो आप घर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इनकम का बहुत बड़ा पार्ट तो कहीं EMIs में नहीं चला जाएगा। से आज की डेट में हो सकता है वो 50% हो, बट आपका इंक्रीमेंट आपको पता है इतनी तेज़ी से हो सकता है कि आप 2 साल में 3 साल में ये 30% हो जाएगा, देन इट्स फाइन। बट अगर ये 70-80% है आज की डेट में और आपके लिए कुछ और बच ही नहीं रहा अपने कंजम्पशन के लिए या इमरजेंसीज के लिए प्लान करने के लिए, तो फिर वो गलत डिसीजन हो सकता है। मैं आज की डेट में घर क्यों नहीं खरीदता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे को क्या बॉम्बे में ही रहना है, क्या पता मुझे 2 साल बाद दुबई जाना हो, राइट? क्या पता मेरे को 4 साल बाद अमेरिका जाना हो किसी रीज़न से काम करने के लिए, राइट? सो आई एम नॉट श्योर अबाउट द सिटी दैट आई लिव इन फॉर द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स ऑफ माई लाइफ। आई एम नॉट सेटल्ड इन लाइफ, राइट? और मेरे घर पे पीछे भी कुछ ऐसे दिक्कतें नहीं हैं, तो इसका बहुत क्लियर आंसर नहीं है कि आपको घर खरीदना चाहिए या किराए पे लेना चाहिए। अभी मैं किराए पे इसलिए भी रहता हूँ क्योंकि अगर मैं से फॉर एग्जांपल जिस घर में मैं रह रहा हूँ मेरे को उस पर अगर फॉर एग्जांपल उसको ख़रीदना है तो मेरी किस्त जाएगी कुछ 1.5 लाख रुपए, राइट? ओके। किराया है 60,000 रुपीज़, जो ऑफ कोर्स पूरा मैं नहीं भरता, बट 60,000 रुपीज़ 70,000 रुपीज़ में मेरा काम हो जाता है। वर्सेस किस्त अगर मैं उसकी दूंगा तो मेरा आउट ऑफ पॉकेट जो डाउन पेमेंट जा रहा है, स्टैम्प ड्यूटी जा रही है, ब्रोकरेज जा रही है, दैट्स सेपरेट। बट मेरे को ये पैसा देना पड़ेगा जेब से, राइट? बहुत भारी पैसा देना पड़ेगा, लिक्विडिटी। और मेरे को पता ही नहीं है कि क्या मेरे को सिटी में रहना है। जो मेरे को घर पसंद आता है उस पर मेरी किस्त बनेगी 8 लाख 9 लाख रुपए महीने की, मैं दे ही नहीं सकता ऑफ कोर्स, राइट? तो अभी मैं उसके लिए वेट करना चाहता हूँ कि मेरे पास मेरी इनकम इतनी बढ़ जाए, या मतलब मैं श्योर हो जाऊँ कि मेरे को मुंबई में सेटल होना है, तब जाके मैं वो घर लूँगा। आज की डेट में मैं इस रीज़न से घर नहीं लेता। मैथ्स नहीं है मेरा रीज़न मेरा रहने या ना रहने का डिसीजन है। इट्स नॉट मैथ्स ऑनेस्टली। एंड इज देयर एनी थंब रूल? बिकॉज देयर वुड बी सम थंब रूल ना, कि अगर आपकी इतनी इनकम है, बिकॉज आई नो दैट नाउ व्हाट यू सेड कि थंब रूल पे मैं विश्वास कर रहा हूँ, इट्स सब्जेक्टिव, बट कुछ तो थंब रूल रहेगा कि समझो आपकी इनकम अगर 1 लाख रुपए है, राइट, या 5 लाख रुपए, आई डोंट नो, बट कि आपको इतना परसेंटेज अगर आपके पास है, लाइक लेट्स से मेरे को 1 करोड़ का घर लेना है और मेरी 1 लाख की सैलरी है, शुड आई बाय इट और नॉट? ये मेरा क्वेश्चन है। तो 1 करोड़ का घर है तो आपके पास पहले कुछ पैसे डाउन पेमेंट देने के लिए होने चाहिए। उसके बाद लाइक आई सेड कि इफ इट इज 50-60% राइट नाउ, बट यू नो दैट योर सैलरी इज गोइंग टू गो फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख इन द नेक्स्ट 2 to 3 years, तो आपको अगर उस पर 50-60 हज़ार की किस्त पे घर मिल रहा है, देन इट सीम्स फाइन, राइट? ऑन अ ब्रॉडर लेवल बेसिस। फैक्ट स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक एडवाइजर से कंसल्ट करना चाहिए। बट लार्जली इट लुक्स ओके कि अगर आपके 50-60 हज़ार रुपए की किस्त में घर आ जाएगा आफ्टर डाउन पेमेंट एंड एवरीथिंग, देन इट्स फाइन। देन यू हैव मनी टू लिव योर लाइफ, ट्रैवल, अपस्किल एंड फॉर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बट अगर आपको लगता है कि अगले 2-3 साल में मुझे से फॉर एग्जांपल MS करने US जाना है, तो क्या घर लेना चाहिए? नहीं ना, राइट? तब तो किराए पे रहना चाहिए। तो किराया आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है उस पर्सपेक्टिव से। बट रियल एस्टेट को अगर कोई बैड इन्वेस्टमेंट बोलता है तो मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ। स्टॉक मार्केट में अगर आप 2009 से 2019 का डेटा उठा के देखो BSE 500 कंपनीज का, तो उसमें से आधी कंपनीज तो ऐसी थी जिन्होंने 1 रुपए की रिटर्न नहीं दी। रियल एस्टेट ने तो फिर दिए। हर रियल एस्टेट ने कुछ ना कुछ रिटर्न दिया है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू फ्रॉड्यूलेंट कंपनीज। और यहाँ पे भी मैं टॉप 500 कंपनीज की बात कर रहा हूँ, पूरे यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा। उसमें तो और नीचे निकालोगे और गड़े मुर्दे उठेंगे, राइट? और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने 15% की भी रिटर्न नहीं दी साल दर साल। और इक्विटी मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इतना तो रिस्क प्रीमियम जोड़कर ही आपका पैसा बन जाता है। रिस्क प्रीमियम होता है बेसिकली कि आप जो आपका रिस्क फ्री रेट है उसके ऊपर आप कितना रिस्क ले रहे हो, वो जोड़ के आपका 12-15% के बीच में रिटर्न आती है। वो ही नहीं दिया तो फिर फ़ायदा क्या है इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करने का? दे आर वेरी सिलेक्ट कंपनीज विच गेव मोर देन दैट रिटर्न, राइट? तो रियल एस्टेट को अगर आप बैड इन्वेस्टमेंट इसलिए बोल रहे हो क्योंकि पिछले 10 साल बेकार थे पूरी रियल एस्टेट मार्केट के लिए, तो हमें 92 से 2002 का पीरियड भी देखना चाहिए, जब 10 साल के पीरियड में हर्षद मेहता स्कैम के पीक से लेकर 2002 तक -20-25%, 30% रिटर्न थी। नॉट कंपाउंडेड, एब्सोल्यूट बेसिस पे। मतलब अगर 100 रुपये था सेंसेक्स हर्षद मेहता स्कैम के पीक पे, तो वो 2002 में 70-80 पे था, राइट? ये मेरा कहने का मतलब है। निफ्टी 50 इंडेक्स या सेंसेक्स की बात करूँ मैं तो वो वहाँ पे ऐसा था। सो रियल एस्टेट इज़ नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट। दोज हु से दैट
आर मिस्टेकन इन माय वेरी रिस्पेक्टेबल ओपिनियन, और उनका रीसेंसी बायस है। Okay. आप दादाजी से पूछो, मेरे दादाजी ने 3,500 रुपये में ज़मीन खरीदी थी लक्ष्मी नगर में 80 के आसपास, या 1978 या 80 के आसपास। Okay. आज उसकी कीमत 3.5-4 करोड़ के आसपास की है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में भी मिलती है, मैं मना नहीं कर रहा, बट रियल एस्टेट में तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बट डू यू थिंक ये अभी हो सकता है? एंड इन द सिटी नहीं, अभी तो इतना अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपको एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना है तो 30-40 साल का उठा के देखो ना यार, इक्विटी और रियल एस्टेट को साथ में रख के देखो। ऐसे मत बोलो ना कि सिर्फ इक्विटी में ही होता है। गॉट इट। That's what I इट्स wanted लाइक to कि correct. दोनों में होता है, बट कंपैरेटिवली हाउस इज ऑब्वियसली ओनरशिप एंड इट इज सेंस ऑफ ओनरशिप। सो मैंने ये सुना है, एक थंब रूल है कि अगर आप 5 साल का आपका डिस्पोजेबल इनकम है, 5 years एनुअल इनकम, राइट, एंड दैट शुड बी अराउंड 40% ऑफ योर होम वैल्यूएशन। सो इट्स बेसिकली कि अगर आप अपना 5 years का एनुअल इनकम जो होता है उतना आपका लोन वैल्यू होता है, देन यू शुड बेसिकली बाय अ होम. Second is the EMI thing. Your EMI should be 40% of your disposable income. So if you pass these two rules, then it's basically you should buy a house. So the decision of buying a house and when to buy a house is very important. So what is, like you said that it is subjective for sure. But आज मुझे house purchase करना है कि नहीं, उसके कुछ तो rules होंगे. So this is what I heard it. There are so many rules, there are so many thumb rules about it. But according to me, right, in the cities like Mumbai, maybe Bangalore, I would still prefer to rent it out, because from a personal perspective also, if I want to stay also, right, बहुत सारी चीज़ें, एक तो पहले तो मुंबई का ट्रैफिक, बैंगलोर का ट्रैफिक, राइट, सो it is also, so obviously one is that के your capital should also be invested in something which is growing. Right, so cities like Ahmedabad, gift cities, right? If you invest there, then definitely you're going to get the returns back. Personally, I would like to stay there also, because startup ecosystem. I'll come to that point. Right, so abhi, are you married? No. You have kids? No. ठीक है, obviously, right? So the thing is, it's personal, it's fact specific, right? आपका आज की डेट में बच्चा होता तो आप उसको स्कूल में कहीं पास में एडमिशन कराते, आप हर 11 महीने शिफ्टिंग करो, आपका जो क्या कहते हैं लैंड ओनर है वो बदमाशी करता है, वो कहता है कि मेरा तू रेंट 20% से नहीं बढ़ाएगा हर साल तो मैं तेरे को निकाल दूंगा, राइट? कैन यू अफोर्ड दैट व्हेन यू हैव अ किड हु इज गोइंग टू स्कूल? That is the time you will look for a house, even if it is in a city like Mumbai or Bangalore where jams are there, right? So it's a fact specific exercise. थंब रूल जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती. आज जो चीज़ हमें बहुत गलत लग रही है वो 1 साल 2 साल बाद शायद हमें बहुत सही लगे, राइट? सो कोई बंदा अगर आज मैं कह दूँ, मैं भी अनमैरिड हूँ, मेरे भी बच्चे भी नहीं हैं, मैं भी कह दूँ हाँ यार रेंट रेंट रेंट, बट द थिंग इज़ कि जो बंदा हमारी बात सुन रहा है ना वो मिसगाइड हो सकता है इस चीज़ से, तो हमें ऐसा कोई थंब रूल देना नहीं चाहिए. नाउ दे आर पीपल बिलियनर्स हु से कि हम किस चीज़ के लिए पैसा दे रहे हैं, घर खरीदना ही नहीं चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. आपको पता है मैं एक बिलियनर को जानता हूँ एंड उनके साथ मैं काम भी करता हूँ. उन्होंने 5 साल की लीज पे घर लिया हुआ है. वो कोई टेंशन नहीं है कि हर 11 महीने में 1 महीने की ब्रोकरेज देनी है, हर 11 महीने में मेरे को ट्रक चढ़वा के सामान उठवा के दूसरी जगह देखना है, उसमें टाइम खराब करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. उन्होंने अपने घर में 50 लाख रुपए का इंटीरियर करा लिया जिसपे वो रेंट पे रहते हैं, राइट? तो जो लोग बोल रहे होते हैं ना वो बातें, आपको उनके पर्सपेक्टिव से समझना चाहिए कि उनके पास कितना पैसा है, उनकी लीज कितनी लंबी है. आप और मैं 5 साल की कोई लीज साइन करते हैं? नहीं करते ना. वो 5 साल की करते हैं, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता. रेंट उनके लिए एक ऐसा खर्चा है, ठीक है कर दिया, हो गया, ख़त्म बात. 2-4 दिन में वापस कमा लेंगे वो पैसा. 5 साल का रेंट उनके लिए इतना होता है. सो ये बातें बहुत कन्वीनियंस की पोजीशन से कुछ एक लोग बोल जाते हैं जिनको सुन के बहुत सारे लोग मिसगाइड हो जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए. सो इट इज़ एब्सोल्युटली अ वेरी फैक्ट स्पेसिफिक एक्सरसाइज. पर्सनल फाइनेंस, आप अपने पैसों के साथ बहुत गलत डिसीजंस लेते हो, आप अपने पैसों के साथ रैशनल हो ही नहीं सकते. आप अगर डॉक्टर हो, आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है, उनका कभी बच्चा कोई बीमार हुआ है, उन्होंने खुद सर्जरी करी है क्या उसकी? नहीं, कर ही नहीं सकता यार. तो आप अपने पैसों के साथ रैशनल डिसीजंस ले ही नहीं सकते. आपको अपने पैसों के साथ अगर रैशनल डिसीजंस लेने हैं तो आपको साथ में एक एडवाइज़र होना चाहिए, राइट? सो वही मैं कह रहा हूँ कि कोई थंब रूल लेके या कोई मतलब वो एडवाइजर भी 2024. टेल मी वन थिंग, लाइक वो एडवाइजर ऐसा क्या करेगा जो वो इंसान खुद नहीं कर सकता?
एक तो अच्छा ठीक है, आप ऐसा क्या करते हो उन कंपनीज के लिए जो वो खुद नहीं कर सकती, एआई इम्प्लीमेंटेशन? इट्स सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. सो वो भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है ना यार. तो आप एआई करते हो तो क्या आप इन्वेस्टमेंट में टॉप क्लास हो सकते हो? द आंसर इज नो. नो. वो इन्वेस्टमेंट में टॉप क्लास है तो क्या वो एआई में टॉप क्लास हो सकता है? अब आप बोलोगे नो, बट जब वो कह रहा है कि भाई मैं एक्सपर्ट हूँ तो आप कह रहे हो नो मैं खुद ही कर लूंगा ना. सो दैट्स द प्रॉब्लम विद इंडियन माइंडसेट की दवाई लेनी है ना, सर दर्द हो रहा है दवाई ले लो. अरे क्या पता माइग्रेन हो, क्या पता और कोई भारी बीमारी हो. 200 रुपये डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस देने में आप गरीब नहीं हो जाओगे यार, राइट? सो डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, ये एक ऐसे प्रोफेशन हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं खुद फीस देता हूँ, राइट? मैं आपको यहाँ पे इस पोजीशन से ऐसे नहीं बोल रहा कि आपको पैसे देने चाहिए, और मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, तो सॉरी मैं अपने पैसे नहीं मांग रहा. मैं पैसे नहीं मांग रहा, मैं कह रहा हूँ कि अब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को, फी ओनली एडवाइजर्स को पैसे देना सीखिए. डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात नहीं कर रहा मैं, जो कमीशन लेते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ. जो फी ओनली एडवाइजर्स हैं उनको पैसे देना सीखिए. आपको बहुत ज़्यादा अच्छी कंपाउंडेड रिटर्न्स मिलेंगी आगे जाके. पीस ऑफ माइंड मिलता है इफ़ यू पिक द राइट एडवाइजर. Got it. And what is the, like, going in depth, what are the three things you see to pick the right advisor? सी ऑफ कोर्स सबसे पहले तो रजिस्टर्ड होना चाहिए. ठीक है. ठीक है, उसका कोई बायस नहीं होना चाहिए. सेकंड कि बायस ऐसे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कभी बैंक गए हो, आप लॉकर खुलवाने गए होगे, आपको इंश्योरेंस बेच दी गई होगी, राइट. बैंकर्स मुंह पे बात बोलते हैं कि देखो हम काम उन्हीं का तेजी से करते हैं जिनकी हमारे साथ अच्छी रिलेशनशिप होती है. दे आर इनडायरेक्टली सेइंग कि इंश्योरेंस खरीदो भाई हमसे. उनके टारगेट्स होते हैं. वो वीडियो देखी थी एक बैंकर की जो गालियां दे रहा था अपने जूनियर्स को, Right. तो 75 पॉलिसीज एक दिन में बेच के देखा, मुझे नहीं पता, राइट? Yeah, I know the bank. Yeah. राइट? सो दे हैव सच इमेंस प्रेशर, राइट, फ्लोइंग फ्रॉम द टॉप. पॉलिसियां बेचनी है धड़ाधड़, और वो आपके लिए सही नहीं हो सकती. वो बैंकर के लिए सही है, वो बैंक के लिए सही है क्योंकि कमीशन बनती है और उस पर उसका बोनस और सैलरी आती है, राइट? सो बायस नहीं होना चाहिए. जब आपको एफडी चाहिए तो आपको एफडी चाहिए, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं चाहिए. जब आपको लार्ज कैप फंड चाहिए या से इंडेक्स फंड चाहिए, तब आपको कोई स्मॉल कैप फंड ना बेच दे. 85 ईयर ओल्ड एक बंदे को बैंकर ने स्मॉल कैप फंड बेचा हुआ है क्योंकि उसमें 2% कमीशन बनती है. इंडेक्स फंड में 10 पैसा कमीशन बनती है, मतलब 0.1%, राइट? तो उसका जो इंसेंटिव है वो फीस होनी चाहिए, एक फिक्स्ड फीस होनी चाहिए. चाहे आप कुछ भी काम करो, वो आपको फिक्स फीस के बेसिस पे आपको. अब जब वो कमा ही नहीं रहा, ना एफडी पे कमाएगा, ना इंश्योरेंस पे कमाएगा, ना स्मॉल कैप फंड पे कमाएगा, वो कमाएगा तो आपको फीस देके कमाएगा ना, राइट? तो वो आपको सही चीज़ ही बताएगा. तो फी ओनली एडवाइजर होना, रजिस्टर्ड फी ओनली. एंड देन विद इवेंचुअली विद टाइम यू विल रियलाइज कि कौन मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी आपको एडवाइस दे सकता है. एक फी ओनली एडवाइजर, दूसरा, तीसरा, एंड दैट्स हाउ यू गो ऑन. Somebody who understands you and your family and your obviously goals, this would be the last thing which I would add to that list, right? So और वो, और एक आगे का सवाल आपने बता दिया कि ये 3 चीज़ होनी चाहिए, राइट? सो फर्स्ट इज ऑब्वियसली इट इज़ एविडेंस कि आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है. सेकेंड इज समवेयर डाउन द लाइन विच हैज़ नो एविडेंस, राइट? कि ये बंदे के पास वो है कि नहीं है, क्या वो बंदा सही में राइट सजेस्ट कर रहा है या नहीं सजेस्ट कर रहा है. Somewhere down the line you should also have the knowledge of the products, right? Absolutely. So if you don't have that, then obviously कोई भी आपको कुछ भी चिपका के चला जाएगा, right? So advice to all of you that अगर आप कोई भी एडवाइज़र के पास भी जाते हैं, मेक श्योर कि आप बहुत क्लियर हो अपने गोल्स में कि आपको एग्जैक्टली क्या खरीदना है. बिकॉज इवेंचुअली आपको सजेशंस मिलेंगे कि आप ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, बट यू शुड नो एंड यू शुड ऑल्सो टेल द एडवाइज़र कि 2 दिन दे दो, मैं स्टडी करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या चाहिए, राइट? सो दैट वुड बी द राइट अप्रोच एंड राइट वे टू डू इट. ओके, नाउ सो coming to back to stock market, right? So what exactly do you do, like technical or fundamental? Fundamental. Like first is for all the viewers, what is the difference, and like why do you do fundamental? And सी छोटे मोटे अमाउंट से तो आप चालू करोगे तभी आप मार्केट में, अब मतलब बिना जंग लड़े आप कैसे तलवार चलाना सीख सकते हो, बट जंग में कैसे तलवार चलानी है उसके लिए तो जंग मैदान में उतरना पड़ता है ना. बट वहाँ पे आपको अपनी पूरी लाइफ स्टेक पे लगानी पड़ती है. यहाँ पे आप 100 रुपये से भी चालू कर सकते हो. तो 100 रुपये से जब आप चालू कर रहे हो तो अंडरस्टैंड कि आप वो कंपनी क्यों खरीद रहे हो. अब पहले मैं आपका वो क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ. टेक्निकल फंडामेंटल में क्या होता है? टेक्निकल इज जनरली फॉर द शॉर्टर टर्म, हाउ कैन आई मेक क्विक प्रॉफिट एंड टेक इट होम. ओके. बट फंडामेंटल होता है वो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग वाली चीज़ें यहाँ पे चलती हैं.
बट लोग बोलेंगे ठीक है तो मैं कंपाउंडिंग छोटे छोटे प्रॉफिट करके बहुत बड़े करूँगा ना, तो मेरी सलाह यही है करके देख लो, पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं होता. तो टेक्निकल इज़ वेरी टफ. फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस स्पेशली जो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे लोग करते हैं वो और ज़्यादा टफ होता है. स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं, बट मैं कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जा रहा. मैं F&O डेरिवेटिव्स की बात कर रहा हूँ. अगर किसी को वो ऐड देख के लगता है कि मैं ऑप्शन राइटर बन के या मतलब फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करके मैं करोड़पति बन सकता हूँ, तो ये जान लेना यार दोस्त कि 89% लोग, सेबी का डेटा है, मैं अपना नहीं बोल रहा या मन से बना के नहीं बोल रहा, 89% जो F&O एक्टिव ट्रेडर्स हैं वो लॉस कमाते हैं. ओके ठीक है, 11% हैं जो प्रॉफिट करते हैं, और उनका प्रॉफिट भी कितना है, एवरेज सिर्फ 10,000 रुपये महीना. ये माइक भी 10,000 रुपये से ज़्यादा का होगा यार, मतलब ऑनेस्टली, राइट. ऊपर से नीचे जो हम कपड़े पहन रहे हैं ना जो हर महीने चेंज होते हैं, या मान लो साल में 10-12 जोड़ियाँ तो रखते हैं, वो भी 10,000 रुपये से के ऊपर की होती हैं, राइट. तो कोई मतलब नहीं है ना फिर इस एक्सरसाइज को करने का. मतलब आप उन 11% में एवरेज पे भी पहुंच जाओ तो भी बहुत अच्छे नहीं हो. तो जो होते हैं वो 1-2% ही कमा रहे होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा टफ गेम है. बहुत ज़्यादा टफ जोन है. वो भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग उसमें बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हो जाते हैं. एंड मैं अपने डैड की बात करूँ तो वो भी F&O ट्रेडर थे. और उनके सर्कल में दिल्ली के सारे टॉप CFO CEOs हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनके बैच के. उनमें से कोई एक बंदा नहीं जानता मैं जो मतलब 25-30 साल का एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड CEOs हैं, तो मतलब आप समझ लो बहुत इंटेलिजेंट भी होंगे ना, बहुत ब्लेस्ड होंगे मेंटली, फाइनेंशियली, एवरीथिंग. एक बंदा पैसा नहीं कमाता F&O से, राइट. तो टेक्निकल इस पर्सपेक्टिव से मैं कहूँगा कि यार ये मत समझना कि कोई गेट रिच क्विक स्कीम है, वो नहीं होता. फंडामेंटल व्हाई आई डू सो, अगेन अ डिस्क्लेमर, मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट में अब डायरेक्टली पिछले 1 साल से इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत है, बट आई डू फंडामेंटल एनालिसिस बिकॉज माई वर्क रिक्वायर्स मी टू डू दैट इज़ वन. एंड सेकेंड इज आई लव अंडरस्टैंडिंग बिजनेसेस. मेरे को बिजनेसमैन बनना है. छोटे लेवल पे ही हूँ भले ही अभी, बट मेरे को बड़े लेवल पे बिजनेसमैन बनना है, तो आई नीड टू अंडरस्टैंड बिजनेसेस. दैट्स व्हाई आई डू फंडामेंटल एनालिसिस. और फंडामेंटल एनालिसिस से आप रेगुलरली अगर करते हो तो आपको पता है कि आगे जाके इस कंपनी का क्या अच्छा खासा हो सकता है. दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू मेक मनी. ओके. एंड आंसरिंग द क्वेश्चन अगेन कि स्टॉक मार्केट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, तो इज देयर एनी राइट एज और टाइम? मतलब जिस दिन से आप कमाना चालू कर रहे हो, आइडली थोड़ा बहुत तब से चालू कर दो, बट अपस्किलिंग पे फोकस हमेशा होना चाहिए. इवन इफ यू आर 40 years old, 45 years old, तब भी होना चाहिए. बट येस, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स शुड नॉट कम एट द ब्लाइंड कॉस्ट ऑफ अपस्किलिंग. वो आपकी फ्यूचर जो गोल्स हैं उनको केटर करने के लिए ज़रूर करनी है आपको, बहुत ज़रूरी है. बट ऐसे नहीं कि सिर्फ जो मेरे हाथ में आया वो सारा मैं बचा के डालने वाला हूँ रिलीजियसली. मैं ट्रैवल पे एक्सपीरियंस नहीं करने वाला, मैं क्या कहते हैं अपस्किलिंग पे इन्वेस्ट नहीं करने वाला, मैं हैप्पीनेस में इन्वेस्ट नहीं करने वाला. ऐसा नहीं होना चाहिए. हाँ, उसकी भी एक लिमिट होती है कि आप कितना ट्रैवल पे इन्वेस्ट कर रहे हो. 50,000 सैलरी है तो 50,000 का और ऊपर से पर्सनल लोन लेके आप नहीं करोगे. ग्रेट. सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग ऑन AI, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, मैं बता रहा हूँ, मुझे लिटरली लास्ट 3 महीने में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी हो गई, बैंकिंग कंपनीज हो गई, एंड in fact there is broking firms, right, who reached out to me saying that yes, you know what, हमें एक ऐसा AI प्लेटफॉर्म बनाना है हमारे इंटरनल सिस्टम में जो प्रिडिक्ट कर पाए कि विच स्टॉक्स टू बाय. सिंपल, वेरी सिंपल यूज केस कि हमें प्रिडिक्ट करना है कि ये व्हाट इज एक्यूरेसी कि मेरे को ये स्टॉक बाय करना है. Right. So there is a tool which is known as FinChat. Right. Have you heard about it? Yes, I've heard about it. Okay. So FinChat is basically it's a tool for all the fundamental analysis. Okay. Guy, whoever does fundamental analysis, वो basically जिसको terms and terms पता नहीं है, and they want to basically, they understand कि data मुझे यहाँ से extract करना है. They go to many tools like Screener, as you mentioned, right? Screener हो गया, फिर अपस्टॉक हो गया, राइट. वहाँ इवन ऑन द काइट प्लेटफॉर्म ऑफ ज़ीरोधा आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाती है, मनी कंट्रोल पे डिटेल्स मिल जाती है. फिर भी पीपल आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई और ऑर्गेनाइज्ड वे में डिसीजन नहीं ले पाते. सो जैसे ChatGPT है, वैसे एक FinChat है जहाँ आप सिंपल इंग्लिश में लिखो एंड यू बेसिकली गेट द आंसर्स, राइट. सो लेट्स से आई वांट टू नो कि मेरे को माइक्रोसॉफ्ट अगले 2 साल में कितना रिटर्न्स
दे सकता है. Obviously, it does not predict the future accurately, but it can give you some data. It can also give you something like, let's say, what is the current or like the historical data, right? So current and historical data of Microsoft, maybe the P ratios or something like that, right? Which other platform gives, but still people are not able to, what they do is paper pen लेते हैं, अभी भी एक अपना Excel sheet बनाते हैं या paper pen लिखते हैं और लिखना चालू करते हैं, right? So people who are not trained in stock market and they don't know how to do it. I mean, I'm talking about my dads and all the people who are millennials and above, उन लोग अभी भी traditional way of decision making करते हैं in stock market. So there is a tool, there is a solution जो FinChat बोलते हैं उसको. And can I get the laptop? Yeah. So I'll just show you. Okay, so basically you go to this finchat.io dashboard and you will find all the stocks which are relevant globally. And you will find such stocks which are doing great. Yes, it is not from the Indian mindset, but eventually if you are investing in US, right, because it's a US website, they have considered all the stocks which are there in the US share market. So the same thing is coming in India soon. And, there are so many people who are actually working on this particular app where, it is easy to do the fundamental analysis for all the stockbrokers and retail investors and etc. So it's a great app. So what you have to do, आपको basically dashboard में जाना है. आपको यहाँ 2-3 options मिलेंगे, जैसे कि ask FinChat, dashboard, analysis, charting, screener, right? Then investors. फिर आपको top brands मिलेंगे which are already listed on the Nasdaq and Dow Jones. Now, for example, let's see, मेरे को टाटा का analysis करना है. So I'll write on the search bar Tata Consumer Products Limited, right? Which is obviously a great share to invest in. So Tata Consumer Product Limited being a stable company, आपको यहाँ सब history मिल जाएगी, उसका past data, उसका current data, and you can also predict the future from here, right? Eventually, it's like now you go to Ask FinChat, okay? And then let's say summarize Tata Consumer Product Limited business model. What are the revenue estimates for the Consumer Products Limited? So it's actually a chatbot. आपको यहाँ prompts pre-fitted भी है और आप अपने prompts भी डाल सकते हो, right? So it is very easy for you to analyze the stock. So summarize Tata Consumer Product Limited business model. मेरे को Tata Products करती क्या है उसका business model जानना है, तो मैंने एक prompt डाल दिया और ये now it will analyze the data and it will actually give you an answer. It's an amazing tool for increasing your knowledge. आपको knowledge आपका बहुत increase हो जाएगा and you will be able to now understand कि corporates और companies कैसे अपनी balance sheet और income and expense बनाती है और आपको वो analyze करने में भी बहुत help करेगा ये tool, right? So this is what it has written. It has also given some data points. So let's say I want to know what is, for example, इसमें PE है, मेरे को नहीं समझ में आता है. So what is PE ratio? And let's say I hit enter. So it is basically, it will actually give you Tata Products Private Limited ka PE ratio. And you can also observe that my next question can be, let's say, should I buy the stock now? Should I buy the stock now or not? Right? So I'll just prompt it. So now it has given me what is a PE ratio, financial metric, or should I buy? Let's say like that, right? So it will definitely, the recommendation which will give or the suggestion it will give, it's subject to market risk. And I will still tell you to analyze their whole, balance sheet, income and expense statement. But for the people who are coming from, non-finance background, for them, अगर आपको कोई भी terminologies नहीं समझ में आती है, तो आप यहाँ type कर सकते हो for that particular share also and in generic also. So yeah, it has given me an answer, right? It has actually given me कि मेरे को buy करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. So isn't that amazing? Plus you can go to 10-year, 5-year, 3-year, quarterly, LTM, semi-annual. So it's a great tool for all the people who want to start their journey towards stock market. So guys, again and again, I'm saying that it is not a sponsored podcast or a video. It's just that I want to promote such tools which are actually giving value add to their customers and
to the listeners of this podcast, right? So FinChat obviously was launched a year back, 2023 के लिए तभी ChatGPT सितंबर तक ही था, 2023 तक updated, but now ChatGPT 4 is there. So FinChat जैसा application बहुत सारी companies बना रही है, Zerodha, Angel Broking, they are actually trying to help their customers कि आप जितना ये easy कर पाओ, क्योंकि today if I want to invest in stock market, मैं डर जाता हूँ कि बहुत technical रहेगा, balance sheets, or coming from engineering background, you're from commerce. Right. So, but people from engineering, people from, technical backgrounds, they are like, we don't understand finance. We don't understand debit credit. We don't understand balance sheet or income and expense. So how do we start? Right. So and you gave a way that, you should start with books. I'm telling you should start with something, which is, the data is already there on internet. It's just that you are not aware about it, right? So today I'm giving you one of it, that is FinChat, which you can definitely, it is not sponsored, guys. It's just because I believe it's a great tool and technology which can help you to, make your decision better. See, I'll tell you, we are not saying कि इससे आप आंसर देख लो कि आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है. I'm not saying that. What I'm trying to say here is कि आप ये सब टूल्स यूज कर सकते हो अगर आपको टर्म्स पता नहीं है. As I mentioned, right? क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कि अगर आपका promoters, when we do fundamental, the basic thing is कि promoters का share holding ज़्यादा होना चाहिए. That's, the basics of it. Right. But still, like as an engineer, if you're coming from an IIT Bombay or something like that, you don't know the basics of how it works. So shareholding कितना होना चाहिए, share capital कितना होना चाहिए, profitability कितनी होनी चाहिए, 3 साल की profitability कितनी होनी चाहिए, percentage, right? We do this in fundamental analysis and then we take decision. Right. ये आपको वो काम आसान करके देगा. Absolutely. वो काम आसान करने के बाद, and as you said, कुछ data sets updated नहीं होती कि अभी जैसे कि let's take a share of IT giant जिसका माल बिक रहा है in banks, right? एंड मैं वो बैंक में जाऊँ और पूछूँ कि आप कौन सी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, क्या आप इसकी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने बोला है कि यूज़ कर रहे हो आप. राइट. एंड व्हेन यू आइडेंटिफाई दिस गैप्स, राइट, एंड व्हेन यू आइडेंटिफाई, हाँ मतलब बिक रहा है, अब माल बिक रहा है, तो ये स्टॉक लेना चाहिए. दिस इज वेयर दिस टूल्स कैन हेल्प यू. आई एम नेवर एडवाइजिंग कि ये टूल्स सीधा बोल देगा कि आप कोई भी शेयर ले लो, राइट. सो यू टेक मे बी HDFC, you take maybe Wipro. It will show you, but you should not go and take a decision on basis of that, because the data sets are incomplete. That's what you meant, right? Right. So in ChatGPT, I talked about this in my previous episode also, that there are bots which can be created in ChatGPT itself, right, where you can give your instructions, custom instructions, और उसको आप personalize कर सकते हो. So when we say personalize, कि आपने जैसे बोला कि उसको नहीं पता रहेगा कि accounting क्या है या standards क्या है, तो you can put your personalization and it can give you close answer. It will not give you perfect answer till now, but by 2027, that is what it is written in Gartner report also, that we are moving towards AGI, that is artificial general intelligence. So basically where and it is there in Japan also. I heard it yesterday only that in Japan एक बंदे ने robotics और AI को मिला के, अगर आपने रोबोट मूवी देखी है, he is trying to build that. He is trying to build emotions in a robot, right? So we are moving towards AGI and maybe in 2027 till 27 में ना. हाँ आज 24 है. 24, 25, 26, 27. 4 साल है, 4 साल कमा लो यार. 4 साल जो है वैसे जी लो. Why live in the fear of something which might not happen, right? So you don't have to be fearful about it. I'm just saying that you should, as you mentioned and I mentioned in the starting, आप सही टाइम पे अपस्किल कर लोगे, तो आपको बस उसके साथ चलना है. राइट. उससे डरना नहीं है, उसके साथ चलना है. आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू, लाइक टेल मी अबाउट योर डिफिकल्ट टाइम्स. वी टॉक्ड अबाउट योर गुड टाइम्स, राइट? टेल मी अबाउट योर डिफिकल्ट टाइम्स व्हेन यू सॉ द स्कैम एंड व्हेन यू सॉ कि ये चीज़ें फ्रॉड हो गई है, 2 कंपनीज फेल हो गई है. दिमाग में क्या चल रहा था? मतलब मैं धंधे के लिए नहीं बना. ओके. ऑफ कोर्स. तो मतलब आपका सब कुछ गलत हो रहा है तो फिर आप धंधे के लिए शायद नहीं बने. ओके. जब चल जाता है तो अब 1 साल से चल रहा है, भगवान की दया से, टचवुड. आई हैव बीन लकी. आई वोंट से कि ये मेरी मेहनत है. आई हैव बीन लकी, बट मतलब उस टाइम तो ये लग रहा था कि यार अब वापस जॉब करो. अब हाउ डिड यू बिलीव इन योरसेल्फ? नहीं किया था बिलीव. वो तो अपने आप आ गया ना कॉल. नहीं आता तो मैं 1 महीने बाद 2 महीने बाद नहीं बिलीव कर रहा होता अपने ऊपर. वही गलत चीज़ें जो कर रहा था वही कर रहा होता, और मतलब आई वुड हैव बीन इन द रॉन्ग बिजनेसेस. अपने आप
जब सामने से क्लाइंट चल के आता है तो एक नहीं 4-5 आते हैं, तो मतलब इसकी है भाई, सर्विस मार्केट फिट है. Okay. सो लाइकवाइज मतलब मैंने बिलीव नहीं किया था, ये ऊपर वाले But ने, how did मतलब I how got lucky. did they find you? Like what? I told you, so I used to write on LinkedIn and they reached out to me through LinkedIn and Twitter only. Wow. Yeah. So out of like a room of dark, there's a Haan. light of hope, and that light of hope actually today is has given you so many clients, right? So amazing. So now moving on, next is something which is very very important. So according to you, like content creation के 3 takes away, like किसी को भी content creation start करना हो, and maybe writing on LinkedIn or writing on X, or because you have cracked LinkedIn, right? So what was that one thing or 3 things rather which helped you to grow fast, right? So on that. So first of all, the goal should not be to grow fast. It should be to be consistent. Okay. Second is to genuinely deliver value to your readers and to all others on the platform. And third is मतलब consistency मैंने बोला. Second is genuinely to grow, genuinely to deliver value to people. वो नहीं चाहिए. तीसरा, don't focus on likes, comments, shares, subscribers, right? Okay. That's a very toxic game. It's a zero-sum game. Understand that. So just build a personal brand and genuine connections through internet. Have your focus on quality content. Okay. And of course, the content should be consumable. It should be in a format which that platform promotes, right? Like LinkedIn में आपको फोटो डालनी पड़ेगी. अपनी नहीं डालो तो कम से कम कोई इन्फोग्राफिक पोस्ट के साथ डाल दो, which people would appreciate reading or going through. That's it. मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं है कंटेंट क्रिएशन, इतना ही है. Be consistent, don't focus on likes and comments, and deliver value. That's it. नहीं, बट आधे लोगों का प्रॉब्लम ये है, दे फील कि हम कंटेंट तो अच्छा लिखते हैं, हमने वैल्यू ऐड किया, एंड नॉट एआई जनरेटेड. आई एम सेइंग दैट उन्होंने जेन्युइनली अच्छा लिखा है, स्टिल दे आर नॉट एबल टू गेट द नंबर्स, राइट? तो जल्दी तो होता ही नहीं है कुछ. मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना, कंपाउंडिंग 10 साल की वेट करो आप, वो चीज़ है. ओके. That's it. So you keep doing this again and again. स्ट्रेस नहीं लेना है किसी बात का. Okay. It has to be a personal branding activity for you. और मतलब कंटेंट क्रिएशन से आपको पैसे कमाने हैं, तो लेट मी टेल यू दैट्स नॉट अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू थिंक अबाउट. द वेरी फ्यू पीपल हु मेक अ लिविंग आउट ऑफ कंटेंट क्रिएशन, फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन. सो उससे पैसा नहीं बनता बहुत ज़्यादा. मैंने बनाया हुआ है पैसा, तब मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनता, और उसमें पैसा बनाना बहुत मुश्किल है. ओके. राइट. बट आप उसको पर्सनल ब्रांड की तरह यूज़ कर सकते हो. सो फॉर एग्जांपल, मैंने मतलब इंस्टाग्राम नहीं, लिंक्डइन, ट्विटर पे थ्रेड्स या पोस्ट पे मतलब पेड बेसिस पे लिख के डिस्क्लोज भी किया कि मैंने पैसे लिए हैं इस चीज़ के, और मैंने वो लिख के पैसे बहुत कमाए हुए हैं. बट अगेन आई एम सेइंग कि ये एक बहुत साइक्लिकल होता है. इससे आपके महीने के खर्चे होते हैं, वो नहीं निकल सकते, बहुत मुश्किल होता है. सेकंड, अब मैंने तो ये करना ही बंद कर दिया है कि अब कोई ब्रांड आएगा मेरे को बोलेगा कि प्लीज़ पोस्ट डाल दो ना, मैं कहूँगा नहीं, पैसे लेके नहीं डालता. मैं कह रहा तो फ्री में डाल दो, गुडविल में. मैं कहा वो मैंने करना ही नहीं. मेरे को कुछ लगेगा कि मेरे को डालना है तो मैं डालूंगा, नहीं डालना है तो नहीं डालूंगा. तो मैंने वो बंद ही कर दिया है. इट्स दैट इमैटेरियल, राइट? सो आप एक पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए करो. आप अपनी जनता को कुछ ना कुछ बेचने के लिए मत बनाओ कोई चीज़. आप जेन्युइनली मतलब डिलीवर करो ना वैल्यू. जो मैंने सेकंड थर्ड पॉइंट बोला कि लाइक्स पे फोकस मत करो, जेन्युइनली वैल्यू डिलीवर करो रोज़, आप आगे बढ़ोगे. वाओ. सो इवेंचुअली बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो ब्रांड कोलैब्स पे दे आर थिंकिंग कि ब्रांड कोलैब्स मिल जाएंगी, महीने के 50,000 हम कमा लेंगे. मैं कह रहा हूँ वो सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है. वो हो जाए एज अ कॉन्सिक्वेंस, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट And what is the 5-7 साल से ऊपर चलता भी नहीं है. मैंने सुना है only top 1% earns. Top 1% earn, but उसमें से कितना कमाते हैं? वो वही वाली बात आ गई ना कि 11% ट्रेडर प्रॉफिटेबल है, बट कमाते ही 10,000 रुपये महीना है एवरेज पे. टॉप 1% ट्रेडर्स कमाते हैं. कंटेंट क्रिएटर्स तो आई एम सेइंग टॉप 1% भी नहीं कमाते. हर कोई तो कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है आज की डेट में. 8 करोड़ से ऊपर, पता नहीं, मैं कोई स्टडी पढ़ रहा था, कह रहा है 8 करोड़ से ऊपर कंटेंट क्रिएटर आज की डेट में. तो मतलब ही नहीं 8 लाख लोग कमा रहे हैं उससे पैसा. मैं मान ही नहीं सकता 8 लाख लोग कमा रहे हैं. सो लेस पीपल हु मेक मनी एंड मीनिंगफुल मनी, वेरी लेस. मतलब उसमें से 0.01% होंगे. मतलब 80 लोग होंगे इंडिया में, 80-100 या मान लो 800 होंगे मैक्सिमम, जो कंटेंट क्रिएशन से लिविंग कमा रहे होंगे डेली बेसिस पे. उससे ऑर्गेनाइजेशन बना रही, लाइक शरण हेगड़े, रणबीर अलाबादिया, भुवन बाम, राज शमानी, ये सारे लोग. ठीक है, मतलब ये 800 से ऊपर नहीं हो सकते. इट्स अ जीरो सम गेम. यू नीड टू अंडरस्टैंड. आप और मैं
कितने लोगों का कंटेंट कितनी पॉडकास्ट दे सकते हैं यार, नहीं हम्म। देख सकते ना, बट इफ यू आर जेन्युइनली एडिंग वैल्यू, इट्स गुड। आप के लाख फॉलोअर भी होंगे, वो क्वालिटी वाले लोग आएंगे आपके पास। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर क्रिएटिंग कंटेंट, True. राइट? Truth bomb. Truth bomb by Karan. Thank you so much, guys, to show your support and love to this episode. आप यहाँ एंड तक मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। शेयर दिस टू वन पर्सन जिसकी ज़िंदगी ये पॉडकास्ट से बदल सकती है। आई एम वेरी श्योर कि आपको मेरे से और बढ़िया कंटेंट चाहिए, एंड दिस इज़ वाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब मी राइट नाउ। See you in the next episode.